विद्यार्थियों, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा स्नातकोत्तर इतिहास सेमेस्टर चतुर्थ की तैयारी के विशेष संदर्भ में यह कक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा प्रणाली लगभग वैसी है जैसे कि आपकी इससे पहले थर्ड सेमेस्टर में थी, यानी 20% मार्क्स 20 मार्क्स महाविद्यालय की तरफ से और 80 मार्क्स का मूल्यांकन विश्वविद्यालय की तरफ से होगा। परीक्षा प्रणाली बिल्कुल वैसी है जैसे कि इससे पहले थी। कुल मिलाकर 3 यूनिट आपकी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के लिए और 5 यूनिट का प्रश्न पत्र आपकी 80 मार्क्स की एंड सेमेस्टर परीक्षा जो विश्वविद्यालय द्वारा होगी उसके लिए तय है। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में मैं आपको आपके चतुर्थ सेमेस्टर के प्रथम कोर पेपर यानी जो आपका अनिवार्य पेपर है, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ द इंडिया 1947 से 2000 तक, समकालीन भारत का इतिहास 1947 से लेकर 2000 तक, इस परीक्षा में आप विश्वविद्यालय की परीक्षा हेतु और इससे जुड़ी हुई अन्य तमाम परीक्षा हेतु आप किस प्रकार से तैयारी करें, इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रश्न पत्र की योजना बिल्कुल वैसी है जैसे कि पहले थी। अभी मैं आपसे आपके सिलेबस से जुड़े हुए वो कुछ मुख्य बिंदु जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का रिवीजन कराता हूँ। जो विद्यार्थी मेरी इससे पहले की कक्षा में महाविद्यालय में नियमित रूप से हाजिर हुए वो इन सारी बातों से अवगत हैं। कुछ विद्यार्थी अगर किसी चीज़ से वंचित हो गए तो उनके लिए और बाकी अन्य सभी विद्यार्थियों के दोहराव हेतु एक बार पुनः मैं इस पेपर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आपकी पाँचों यूनिट इसके सिलेबस के बारे में चर्चा की जाएगी और फिर आपको इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तैयारी कराई जाएगी। विद्यार्थियों, आपकी जो यह प्रश्न पत्र है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, यह कुल मिलाकर 5 यूनिट में 3 यूनिट आपके इंटरनल मार्किंग के लिए और कुल 5 यूनिट आपके कंप्लीट एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो प्रथम यूनिट के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला टॉपिक आपका इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, रोल ऑफ सरदार पटेल, यानी कि भारत के एकीकरण में राष्ट्र निर्माता, द मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन, सरदार पटेल की क्या भूमिका थी और किस प्रकार से उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर फैले हुए देसी राजाओं, रजवाड़ों और जमींदारों को भारत संघ में विलय के लिए तैयार किया। इससे जुड़ा हुआ ये पहला बिंदु और आपकी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे बिंदु के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया क्या थी और इन राज्यों की सैद्धांतिक मांग को व्यवहारिक धरातल पर लाने के लिए किस प्रकार से कौन कौन से आंदोलन हुए, इन सब बातों की चर्चा आपके फर्स्ट यूनिट के इस सेकेंड टॉपिक में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तीसरा टॉपिक इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसेसन ऑफ द गोवा, दमन, दीव और पौंडीचेरी। गोवा जो पोर्तुगीज के पास था, पौंडीचेरी जो फ्रांसीसियों के पास था, तो ये गोवा, दमन, दीव, पौंडीचेरी किस प्रकार से भारतीय संघ में विलीन हुए और इनको शामिल करने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई की गई, ये सारी बातें आपके थर्ड टॉपिक के अंदर होगी। फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है वह है प्रॉब्लम एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्सन्स
इसके बारे में भी आपको काफ़ी गहराई से देखना है। तो ये फर्स्ट यूनिट के 4 टॉपिक। सेकंड यूनिट में कुछ ऐसी बातें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण पूछी जा सकती है, जैसे कि प्रधानमंत्री नेहरू की विदेश नीति। प्रधानमंत्री नेहरू के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में भारत के विश्व के साथ किस प्रकार के संबंध थे, उनके बारे में चर्चा। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता की नीति, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसके बारे में चर्चा। चीन के साथ सौहार्द कायम करने की दृष्टि से जो पंचशील सिद्धांत बनाए गए उनके बारे में चर्चा इस टॉपिक में होगी। तो कुल मिलाकर सेकंड यूनिट में पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री नेहरू की विदेश नीति, गुट निरपेक्ष आंदोलन और पंचशील। तीनों ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आगे मैं जब भी आपको वापस दोहराव कराऊंगा तो इन सब के बारे में आपसे मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि आपको इस बारे में कोई दिक्कत है तो आप बेशक मुझे व्हाट्सएप पे बात कीजिए, क्लास में मेरे से मिले तो बात कीजिए। दूसरा टॉपिक है रिलेशंस विद यूएसएसआर। सोवियत संघ के साथ भारत के किस प्रकार के संबंध थे, उनके बारे में चर्चा होगी। और पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे संबंध। समय अवधि आपकी 1947 से 2000, 53 साल का इतिहास आपके इस पेपर के अंदर पूरा का पूरा कवर होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। इंडो पाक वॉर्स, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुए वो भी विदेश नीति के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी समस्या थी, इन सब बातों को कुल मिलाकर आप लोगों को इसके अंदर कवर करना है। और भी जैसे अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने के अंदर इसके अंदर काफ़ी चीज़ें और कवर होती है। चाइनीज एग्रेशन यानी चीन के साथ भारत के किस प्रकार के संबंध थे, उनके बारे में आपको इसके अंदर सब कुछ बताना है। यानी चीन के साथ शुरू में पंडित नेहरू ने सीमा संबंधी विवादों को सुलझाने की कोशिश की और साथ साथ उन्होंने सौहार्द भी कायम करने की कोशिश की, लेकिन चाइना की धूर्तता को समझ नहीं पाए और 1962 की लड़ाई में चीन ने भारत के साथ धोखा किया और भारत को भुलावे में रखा और परिणाम यह हुआ कि भारत को इस लड़ाई के अंदर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये सारी कुछ बातें इसके अंदर कवर होगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे वो है इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट इन नेहरू एरा। यानी प्रधानमंत्री नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में कौन कौन सी प्रगति हुई, उस सब को देखना पड़ेगा। थर्ड यूनिट में बात हम करेंगे लाल बहादुर शास्त्री और भारत पाक संबंधों के बारे में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद नए प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसमें लाल बहादुर शास्त्री को उपयुक्त उम्मीदवार मानते हुए प्रधानमंत्री बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के सामने काफ़ी चुनौतियाँ थी। 1962 की चाइना से लड़ाई हारने के बाद भारतीय जनता का मनोबल काफ़ी गिरा हुआ था और कई मोर्चे पर लाल बहादुर शास्त्री को काफ़ी काम करना था। और इन्हीं के समय में 1965 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति और युद्ध की स्थिति पैदा हुई। तो इसके बारे में चर्चा होगी। इंडो पाक रिलेशंस इस टॉपिक के अंदर, ताशकंद समझौते के बारे में चर्चा होगी। फिर इसके बाद डोमेस्टिक पॉलिसी ऑफ द इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद अगली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की घरेलू नीति के बारे में चर्चा होगी और उनके समय में केंद्र और राज्य के बीच के आपसी संबंध किस प्रकार के थे। फिर फॉरेन पॉलिसी ऑफ द इंडो पाक वॉर्स ऑफ 1967 एंड 71, 1965, 67 और 71 के बीच में भारत और पाक के बीच में जो तनाव पैदा हुआ, इसके बारे में चर्चा की जाएगी और किस प्रकार से 71 की लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से को उससे आज़ादी दिलाकर मुक्ति वाहिनी योद्धाओं के साथ मिलकर
एक स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण किया और इतिहास के अद्भुत और अविस्मरणीय 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर के लिए मजबूर किया और भारतीय शक्ति का डंका पूरे दुनिया में बजा। तो इसके बारे में भी चर्चा होगी। शिमला समझौता, 71 के बैटल के बाद जो समझौता हुआ उसके प्रावधानों के बारे में चर्चा होगी। फोर्थ यूनिट के अंदर डायमेंशंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे विशालतम लोकतंत्र माना जाता है, उसके कई पहलुओं के बारे में चर्चा। फॉरेन पॉलिसी ऑफ द राजीव गांधी, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की विदेश नीति, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति, जेपी आंदोलन जो समग्र क्रांति के नाम से पूरे देश में छा गया था और एक प्रकार से जेपी को काफ़ी हद तक महात्मा गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति के रूप में देखा गया। जनता पार्टी के शासन के बारे में बात होगी और भारतीय राजनीति के अंदर जो परिवर्तन हो रहे उन सब बुनियादी बातों के बारे में चर्चा इसके अंदर होगी। लास्ट यूनिट आपकी यूनिट 5th है, जिसमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के विभाजन के बारे में, किस प्रकार से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नया गुट बना, जनसंघ, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, इनके इतिहास, विचारधारा और कार्यप्रणाली के बारे में भी चर्चा। किस प्रकार से क्षेत्रीय ताकतों का उदय हुआ, असम गण परिषद, शिवसेना और कौन कौन सी चुनौतियां इन पार्टियों के द्वारा आई, डीएमके, खालिस्तान मूवमेंट, दलित मूवमेंट, नक्सली, बोडो, नागा, इन कई समस्याओं के बारे में चर्चा आपकी इस 5 यूनिट के अंदर होगी। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है और कुछ बिंदु मैंने पुनः दोहराए। आगे की कक्षा में मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने आप को अपडेट रखें। किसी भी प्रकार की स्थिति से आप अपने आप को अपडेट रखें। कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप बेशक बात करें। कोई शंका, कोई समाधान, कोई शंका अपने साथ न लेकर आए, हर शंका का समाधान करें और व्हाट्सएप के ऊपर बात कीजिए मुझसे, या जब भी मैं आपको क्लास में मिलूँ तो उसमें बात कीजिए। कुछ बातें मैं आपको और बताऊंगा।